गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? तो देखो आज हम जो आपको पूछना था ना, रिवीजन करके आए हो क्या? हुँ? अच्छा, तो लास्ट में देखते हैं। एक बार है ना आज देखो एंडोक्राइन सिस्टम है जो ये अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो देखें पूछते हैं, ठीक है? या फिर मैं ऐसे करूँगी तुम्हारी क्वेश्चन आंसर की अलग से ही क्लास रख लूँगी। उसमें मैं तुम्हें ओनली पूछूँगी क्वेश्चन, ऐसे कर लेंगे, ठीक है? अभी तो अपन फिलहाल पढ़ते हैं देखो, 5 मिनट हो चुके हैं। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना सबको? ओके। फिर देखो ना अपन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अपने देखो मेनली सिलेबस के अंदर है ना मैं बताती हूँ आप अपनी जो है कौन-कौन सी ग्लैंड है। एक तो एड्रिनल ग्लैंड इम्पोर्टेंट है, एक अपनी थायरॉइड, ठीक है? और एक अपनी पिट्यूटरी। तो ये 3 जो हैं वो ग्लैंड जो है इम्पोर्टेंट है अपने एंडोक्राइन के अंदर। मेनली यही पूछते हैं, ठीक है? इनमें से एक देखो ना बड़ा क्वेश्चन आता है एंडोक्राइन में 10 नंबर का। और मोस्टली तो थायरॉइड जैसे है, एड्रिनल है, यही पूछते हैं। तो लेकिन पढ़नी तो आपको सारी है वैसे एक बार। छोटा-सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं देखो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच सिंथेसिस एंड रिलीज़ द हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। दीज़ आर नोन एज़ डक्टलेस ग्लैंड। मतलब क्या होता है देखो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगी? हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी, ठीक है एक तो। एक काम तो क्या हो गया? हार्मोन का सिक्रेशन करना। और क्या हो गया? रिलीज़ ऑफ द हार्मोन, ठीक है? और किसमें रिलीज़ करेंगी वो? डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर डायरेक्टली जो है वो रिलीज़ कर देंगी। उसको किसी भी डक्ट की जो है सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया इसको? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड को, ठीक है? नेक्स्ट देखो इसमें मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे अपन बताई हुई है, पिट्यूटरी है, थायरॉइड है, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, थाइमस और ओवरीज और टेस्टिस। तो देखो मेनली अपन को एग्जाम में जो है यही आती है, एड्रिनल है, थायरॉइड है, ठीक है, पिट्यूटरी, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे ज्यादा फोकस करना तुम लोग एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है? फिर देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है देखो, इट इज often called the master of the endocrine orchestra because it produces a number of hormones which control the secretion of many other endocrine gland of the body। देखो क्या करती है ये? master of the endocrine gland, है ना? master of the gland बोला जाता है इसको, master gland pituitary gland को। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है देखो, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना, ऑर्केस्ट्रा बैंड जो आप सब लोग जानते हैं, जैसे वो बैंड बाजे वाले होते हैं ना, उसमें जो सबसे मतलब मैन जो हेड होता है उसका, वो क्या होता है? उसका मास्टर होता है। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है? ग्लैंड्स का मास्टर है। वो क्या करता है? सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है? तो ये क्या करेगा? अदर्स जितनी भी अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो मोस्टली उनमें क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हार्मोन के सिक्रेशन का भी और अदर एक्टिविटीज का भी। ठीक है? इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोल दिया? मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सिचुएशन इसकी बताए कहाँ पे होती है? इट लाइज इन क्रेनियल कैविटी इन द फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा। मतलब ये क्रेनियल कैविटी जो होती है अपनी कल की, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे? मिडल क्रेनियल फोसा। अपन क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे, अलग अलग होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। इसमें ये मिडल क्रेनियल फोसा पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पिट्यूटरी फोसा और सेला टर्सिका ऑफ द सीनोइड बोन। अब देखो पिट्यूटरी और इसकी सिचुएशन अंदर जाके देखे तो कहाँ पे होती है? क्रेनियल केविटी में भी कहाँ होती है? सेला टर्सिका नामक एक क्या होती है? यहाँ पे फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेला टर्सिका गुहा होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है। अब देखो ये सेला टर्सिका किसकी है? ये है स्फीनोइड बोन की। जो अपनी स्फीनोइड बोन आती है उसी की क्या है ये? कैविटी है, ठीक है। सेला टर्सिका या फिर पिट्यूटरी फोसा भी इसको अपन बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है, इट इज सिचुएटेड इन रिलेशन टू द बेस ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन जो है उसके बेस पे यहाँ पे रिलेशन बताया है इसका, ठीक है। जैसे ये ब्रेन हो गया तो इसके बेस पे बताया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका शेप कैसा होता है? ओवल शेप्ड, ठीक है। जैसे कि ये बता दी देखो अपने को यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ये वाली, है ना? ये ओवल शेप्ड होती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसका सब डिवीजन ऑफ द ग्लैंड। इसका डिवीजन पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो क्या आते हैं? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में? एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस,
ठीक है। अब देखो ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो कैसे बोला, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर एम्ब्रियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली। मतलब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना, वो एक दूसरे से एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब डेवलपमेंट की, जैसे अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट जब होता है तब ये अलग अलग इनका मतलब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अलग अलग पोर्शन से। इसलिए क्या बोल दिया, ये डिफर है एक दूसरे से। और क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब इनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफर होते हैं, ठीक है। और इनके फंक्शन भी क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये इनको एक को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और एक को न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें है एडिनोहाइपोफाइसिस को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में, एक तो एंटीरियर लोब, एक इंटरमीडिएट लोब और एक ट्यूबरल लोब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एंटीरियर लोब होती है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, पारस डिस्टेलिस, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस अपन को यहाँ पे बोल देते हैं, है ना। और नेक्स्ट देखो पार्स जो आता है ना, ये पार्ट के लिए आता है, सब डिवीजन जब अपन करते हैं तो पार्स उसके लिए बोलते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें देखो इंटरमीडिएट लोब, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ट्यूबरल लोब, इसको क्या बोलते हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, ठीक है। ये 3 इसके सब डिवीजन हो गए। अब देखो इनमें से जो एंटीरियर लोब है वो क्या होगी, लार्जेस्ट पार्ट होगा, जो क्या होगा, बड़ा पार्ट होगा। देखो डायग्राम में भी अपन को दिख रहा है, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर बताया, तो इसमें एंटीरियर क्या है, बड़ा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीरियर वाले को एडिनोहाइपोफाइसिस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपने पास है कि इंटरमीडिएट लोब जो होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रिप, यानी एक छोटी सी स्ट्रिप धागे नुमा संरचना के रूप में होती है बीच में ऐसे, है ना। तो ये क्या होगी, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ट्यूबरल लोब या फिर पारस ट्यूबरेलिस, तो ये क्या है, इट इज एन अपवर्ड्स एक्सटेंशन ऑफ द एंटीरियर लोब। ये क्या होता है, एंटीरियर लोब जो होती है उसके अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या होता है, एक्सटेंशन होता है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अपन को क्या बताया यहाँ पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में देखो क्या होता है, 2 इसमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी, एक तो पोस्टीरियर लोब और एक इनफंडिबुलर स्टेम, ठीक है। तो देखो पोस्टीरियर लोब क्या होगी, इट इज स्मॉलर देन एंटीरियर लोब। ये जो होती है वो एंटीरियर लोब से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंटीरियर थी, तो यहाँ पे ये क्या पोस्टीरियर थी, छोटी हुई ना, एंटीरियर वाली बड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला, इनफंडिबुलर स्टेम, मतलब ये क्या होता है, which contains the neural connection of the posterior lobe with the hypothalamus। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको किसको जोड़ने का काम करेगा ये, एक तो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के मतलब पोस्टीरियर लोब जो अपन ने बताई है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको अपन बोल सकते हैं, उसको हाइपोथैलेमस से जोड़ने का काम करेगा कौन, इनफंडिबुलर स्टेम, या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोल देते हैं अपन, स्टॉल, ठीक है। स्टॉल की अपन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी इसकी सब डिवीजन की। नेक्स्ट देखो इसमें एक होती है जो सेकंड पार्ट है उसका, एक थर्ड जो पार्ट बताया वो कौन सा है, मीडियन एमियंस ऑफ द ट्यूबर सिनेरियम विच इज कंटिन्यूअस विद द इनफुंडिबुलम स्टेम। देखो कुछ नहीं है, इसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ये जनरली ऐसे बताते ही नहीं है, कई की बुक्स में तो ये 2 ही पार्ट बताते हैं ओनली, ठीक है। तो बस मीडियल एमियंस मतलब एक तरीके से उभार है छोटा सा, और वो जो अपना इनफुंडिबुलम स्टेम बताया अपन ने उससे आगे कंटिन्यू करता है, बस इतना सा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो किससे होती है, देखो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सप्लाइड बाय द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे कौन सी आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की भी आगे ब्रांचेस हो जाती है, कौन कौन सी, एक तो 1 सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी ऑन ईच साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइपोफाइजियल अपन को पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस जो है उससे नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, हाइपोफाइजियल, ठीक है। यहाँ पे एक जो आर्टरी है वो कौन सी आ गई, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। नेक्स्ट दूसरी कौन सी आई है, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। तो ये दोनों किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वीनस ड्रेनेज, short veins emerge on the surface of the gland and drain into neighboring dural veins। मतलब यही है कि इसमें से छोटी छोटी वेन्स निकलेंगी और वो जा करके कहाँ पे ड्रेन कर देंगी, नेबरिंग ड्यूरल वेनस साइनस में, मतलब साइनस प्रेजेंट होता है नेबर यानी पड़ोस के अंदर, थोड़ी ही दूरी पर दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें
क्या करते हैं, ये ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इतना कोई जरूरत नहीं है, याद करो कि। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट इसमें अपन अप्लाइड पे आते हैं। तो पिट्यूटरी ट्यूमर्स गिव राइज टू मैन कैटेगरीज ऑफ सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स बन जाती हैं तो क्या होता है, देखो इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं तो वो बताए यहाँ पे। जनरल सिम्टम्स ड्यू टू प्रेशर ओवर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब क्या होता है, एक किसके कारण बन सकती है, या तो प्रेशर प्रेशर जो है वो लग रहा है ज्यादा, मतलब एक्सेस अमाउंट में प्रेशर लग रहा है कहाँ पे, सराउंडिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो पिट्यूटरी की जो पिट्यूटरी है देखिए बीच में, तो और उसके चारों तरफ क्या है, जो सराउंडिंग उसको घेरे हुए जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, अदर, वो क्या करे, उस पर प्रेशर दे, तो वो क्या हो सकता है, उसके अंदर ट्यूमर जो है वो बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बताया है स्पेसिफिक सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप ऑफ ट्यूमर, मतलब स्पेसिफिक तो किस पे डिपेंड करेगा, सेल के टाइप पे। जैसे पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके ओवर ग्रोथ के कारण, इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्यूमर हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें जो है अपन को बता दी। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबको समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई भी डाउट है? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये अपनी बात हो चुकी है, ठीक है, उसी के ऊपर वाला। नेक्स्ट अपन थायराइड ग्लैंड पे चलते हैं। वो क्या आती है, देखो इट इज बटरफ्लाई शेप्ड, है ना, बटरफ्लाई शेप्ड या फिर विंग, बटरफ्लाई की जो विंग्स होते हैं ना, उसकी तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर इसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है, देखो लाइज इन फ्रंट एंड साइड्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द नेक, है ना, नेक जो है उसके इन फ्रंट साइड में और लोअर पार्ट पे ये क्या होगी, इसकी सिचुएशन बता देंगे थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। अब देखो क्या होता है, ऊपर से अपन ने पढ़ा था क्या आता है, लैरिंग्स आता है। ठीक है, यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे जो मतलब इसका तो क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है, अपने यहाँ पे ट्रेकिया आता है। ठीक है, तो ट्रेकिया क्या क्या कौन सा, अपर पार्ट। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से क्या होती है, इनके फ्रंट साइड में, बीच में नहीं, मतलब इनके फ्रंट साइड में क्या होती है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, देखो द राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स लाइज ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेकिया, मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी दो लोब्स होती है, कौन कौन सी, एक तो राइट लेटरल और एक लेफ्ट लेटरल। लेटरल क्यों बोला, देखो ये ना, ये क्या होती है, ट्रेकिया जो होता है ना उसकी लेटरल साइड में प्रेजेंट है एक तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इसलिए इनको लेटरल बोलती है। ठीक है, फिर द इस्थमस लाइज एंटीरियर टू द ट्रेकिया। अब देखो ये जो इस्थमस होता है ना, वो क्या करता है, इस्थमस है क्या, एक टिश्यू का ब्रिज है, कुछ भी नहीं है, टिश्यू है। ठीक है, और टिश्यू का ब्रिज, ब्रिज मतलब ये राइट और लेफ्ट जो लोब बताई हैं उसको जोड़ने का काम करेगा, और किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ये ट्रेकिया के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ गया, राइट लोब आ गई, ये इस्थमस आ गया, और ये लेफ्ट लोब आ गई। ठीक है, उसके बाद में इसका वर्टिब्रल लेवल कितना होता है, C5 C6 C7 और T1। ये अपन इसका वर्टिब्रल लेवल, मतलब पीछे की साइड इसकी वर्टिब्रा जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा है वो कौन सी आएंगी, C5 से लेकर के T1 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है, इट इज लार्जर इन फीमेल्स देन द मेल एंड फर्दर इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। अब देखो क्या होता है, इसका जो साइज होता है ना थायराइड ग्लैंड का, वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है ना, और बजाय मेल के, क्यों, क्योंकि है ना, देखो इसका रीजन अपन ऐसे बताते हैं डाइमोर्फिज्म के थ्रू, मतलब जो सेक्सुअल जो चेंजेस आते हैं ना, फीमेल के अंदर सेक्सुअल चेंजेस जो है वो मोर इफेक्टिव बोल सकते हैं अपन। ठीक है, मतलब है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं मेल्स के बजाय। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे डाइमोर्फिज्म के कारण जो है वो फीमेल्स के अंदर साइज जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, और वो जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट इसके एक्सटर्नल फीचर जो हैं वो आते हैं, यहाँ पे दो लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट लोब। ठीक है, और एक क्या इस्थमस है, वो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो लोब्स की बात करें तो लोब्स क्या होती हैं, कोनिकल शेप्ड की, है ना, कोनिकल एक शंकु के आकार की होती है। ठीक है, और क्या होता है, देखो इट हैज एपेक्स बेस सरफेस एंड बॉर्डर। अब जैसे एक लोब है उसके अंदर क्या होंगे, इतनी सारी चीजें होंगी, क्या क्या, एक तो एपेक्स होगा, अपेक्स अपन को पता है हमेशा अपवार्ड होता है। ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। एक क्या होता है, इसमें बेस होता है, बेस क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। ठीक,
सरफेस बताते हैं इसमें कौन-कौन सी? एक तो लेटरल सरफेस, एक मीडियल सरफेस और एक पोस्टीरियो लेटरल सरफेस, ठीक है? लेटरल साइड में प्रेज़ेंट है जैसे ट्रेकिया है उसके लेटरल एक तो लेटरल साइड में प्रेज़ेंट है और एक मीडियल में और एक इसके थोड़ा-सा पीछे की साइड में, तो वो कौन-सी होगी? पोस्टीरियो लेटरल, है ना? जैसे ये ट्रेकिया है, ठीक है? तो ये वाली सरफेस कौन-सी होगी लोब की? मीडियल और ये जो इससे दूर वाली है वो कौन-सी? लेटरल और एक थोड़ा-सा इसके पीछे की साइड में प्रेज़ेंट है वो कौन-सी हो जाएगी? पोस्टीरियो लेटरल सरफेस, ठीक है? नेक्स्ट आती है इसमें बात बॉर्डर की, तो बॉर्डर जो है वो कितने होते हैं? 2 कौन-कौन से? एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है? फिर देखो इस्थमस इसमें बता रखा है इट कनेक्ट्स द राइट एंड लेफ्ट लोब। अपन ने अभी भी बात करी कि ये ब्रिज का काम करता है दोनों लोब्स के बीच में इनको जोड़ने का, ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है देखो इसमें सरफेस आती है 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर और बॉर्डर्स भी कितने आते हैं इसमें? 2 आते हैं। कौन-कौन से? सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है? ये अपने इस्थमस की बात कर ली। देखो ऐसे होता है इस्थमस का साइज़ थोड़ा-थोड़ा ऐसे-ऐसे, ठीक है? और इसमें देखो जैसे सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर सरफेस और इसके अपोज़िट क्या हो जाएगी? पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरीके से कोई संरचना आती है। फिर अब देखो क्या होता है ओकेजनली द इस्थमस इज़ एब्सेंट। ओकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी-कभी जो अपना जो इस्थमस होता है ना वो एब्सेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी के अंदर इस्थमस प्रेज़ेंट ही होगा। कभी-कभी इस्थमस जो है वो कुछ रीज़न्स के कारण हार्मोनल मान लो उनके अंदर मतलब जैसे बचपन से ही जो है जन्मजात जो है विकृतियाँ कभी-कभी उत्पन्न हो जाती है। उसके कारण क्या होता है इस्थमस जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है? देखिए जैसे यहाँ पे जो अपना थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है? तो ये कौन-सी है थायरॉइड ग्लैंड है यहाँ की, ठीक है? एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है और इनके बीच में देखिए ये जो है ये क्या है? इस्थमस वाला पोर्शन, ठीक है? ये यहाँ पे अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देख ली। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई कौन-सी होती है? सुपीरियर थायरॉइड एंड इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है? ये इसको सप्लाई करती हैं। अब अपन ने देखो इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी किसकी ब्रांच पढ़ी थी बताओ? हुँ? याद है? इम्पोर्टेंट है ये। मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी। नहीं याद? सुमन? मेरी आवाज़ तो आ रही है ना तुम लोगों को? ठीक है। तो देखो है ना मैं बताती हूँ इसमें इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी किसकी ब्रांच पढ़ी थी अपन ने थायरो सर्वाइकल ट्रंक की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी थायरो मतलब इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी है ना अब याद आ गया ना हाँ थायरो सर्वाइकल ट्रंक और थायरो सर्वाइकल ट्रंक किसका पार्ट था सब क्लेवियन आर्टरी का याद करो अपर लिम्ब की जो आर्टरी पढ़ी थी ना अपन ने सब क्लेवियन उसका क्या था थायरो सर्वाइकल ट्रंक पार्ट था और उसी की ब्रांच कौन सी थी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी ठीक है और एक अपनी है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ये किसकी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है ठीक है फिर देखो नेक्स्ट ये बीच में छोड़ो तुम लोग ये देखो इसमें यही बता रखे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है फिर इसमें अपन बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की ठीक है तो वीनस ड्रेनेज में देखो अपने क्या-क्या आते हैं इसमें सुपीरियर मिडल और इंफीरियर थायरॉइड वेन्स आती हैं टोटल यहाँ पे 3 थायरॉइड जो ग्लैंड है ना उसी के नाम पे इसकी वेन्स आ गई ठीक है फिर ये भी कोई दिक्कत नहीं आपको ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है लिम्फेटिक में भी लिम्फ जो नोड आती हैं डीप सर्वाइकल देखो इसमें एक बात है कि सर अपनी थायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे होती है सर्वाइकल रीजन में ही होती है ना नेक वाले पोर्शन में लोअर पार्ट ऑफ द नेक ठीक है तो नेक के लिए अपन क्या बोलते हैं सर्वाइकल सर्वाइकल का मतलब यहाँ पे लिम्फ नोड आएंगी वो भी क्या आएंगी डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आ जाएंगी ठीक है फिर देखो नर्व सप्लाई की अपन बात करें इसमें तो nerve are derived mainly from the middle cranial ganglion and partially from the superior and inferior cervical ganglion. These are vasoconstrictor. अब देखो क्या होता है यहाँ पे गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट होते हैं सर्वाइकल गैंग्लियन गर्दन के अंदर क्या आते हैं अपने सर्वाइकल गैंग्लियन जो नर्व आती है ठीक है तो उनमें एक तो आता है मिडल और एक सुपीरियर और एक इंफीरियर ठीक है
तो ये अपन नर्वस सिस्टम के अंदर वहां पे पढ़ेंगे। तो एक बार आपको याद रखना है कि इसको कौन कौन सप्लाई करे। देखो सर्वाइकल इजी है, याद रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो सर्वाइकल मतलब देखो थायराइड क्या है, गर्दन के अंदर प्रेजेंट, मतलब सर्वाइकल रीजन में है। सर्वाइकल रीजन में इसका मतलब यहाँ पे गैंग्लियन भी कौन से आएंगे, सर्वाइकल वाले ही आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या होते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ये जो अपनी वेसल्स होती हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसकी अपन बात करें अप्लाइड की, तो द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोइटर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, घेंगा बोलते हैं। जब थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी साइज से बड़ी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। एंड अराइजेस व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट, मतलब ये कंडीशन कब पैदा होती है, जब अपनी डाइट के अंदर क्या हो, लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी हो, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर एक एड भी आता है आयोडीन का, आयोडीन युक्त नमक। तो वो ही बात है कि क्या हो जाएगा, लैक ऑफ आयोडीन हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, गोइटर, ठीक है। द गोइटर कैन बी एंडेमिक एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब क्या हो सकता है, एंडेमिक मतलब एक जाति विशेष के अंदर भी हो सकता है, या फिर फिजियोलॉजिकल जो है उसमें कंडीशन के कारण भी वहां पे हो सकता है, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे पढ़ लिया अपन ने थायराइड ग्लैंड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड पे। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है, देखो यहाँ पे, इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड पढ़ी है अपन ने उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, ठीक है। विद इन द थायराइड कैप्सूल, मतलब थायराइड कैप्सूल एक तरीके से उसको कवर करने का काम करता है ना। फिर देखो दीज आर टू पेयर, दो जोड़ी होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर पेयर, यानी एक तो सुपीरियर पेयर होगा और एक क्या होगा, इंफीरियर पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो दो होती है। फिर देखो द सुपीरियर पैराथायरॉयड आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज पैराथायरॉयड फोर्थ बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द फोर्थ फेरेंजियल पाउच। अब देखो क्या होता है, अपने जब डेवलपमेंट चल रहा होता है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो वहां पे जो अपनी नेक की एंडोडर्म है ना, वहां पे क्या बनता है, एक पाउच बनता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फेरेंजियल पाउच बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है ना, वो क्या बनाता है यहाँ पे, फोर्थ जो मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, पैराथायरॉयड फोर्थ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो इंफीरियर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड थर्ड, क्योंकि ये किससे डेवलप होती है, थर्ड फेरेंजियल पाउच से, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसकी ब्लड सप्लाई बताइए, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी, वो अपनी बात ऊपर हो चुकी है। देखो सेम ही सप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड पे ही तो प्रेजेंट है, इसलिए जो जो सप्लाई थायराइड ग्लैंड को जाएगी वही सप्लाई किसको जाएगी, पैराथायराइड को, तो इनकी सप्लाई सेम होगी। वेन्स में भी वही लिख देंगे अपन, सुपीरियर थायराइड वेन और सर्वाइकल गैंग्लिया, यहाँ पे इसकी नर्वस सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी बात होगी इसमें पैराथायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। तो देखो थाइमस ग्लैंड क्या होता है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन, ये क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है एक तरीके से, ठीक है। दिस इज वेल डेवलप्ड एट बर्थ, कंटिन्यूस ग्रो अप टू प्यूबर्टी, ये क्या होता है, जब अपना बर्थ होता है तब तो ये क्या होता है, मतलब वेल डेवलप्ड होता है, एकदम डेवलप्ड कंडीशन में होगा। लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे अपन प्यूबर्टी जो है, किशोरावस्था आती जाएगी, तब क्या हो जाएंगे, इसका जो मतलब डेवलपमेंट है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये जो है रिड्यूस होती जाएगी, है ना। देयर आफ्टर अंडरगोज ग्रेजुअल एट्रोफी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फेट। और क्या होता है, जब अपन प्यूबर्टी के बाद की स्टेज, मतलब जब एडल्ट की स्टेज आती है, या फिर जब अपन मतलब वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है, इसके अंदर एकदम से ये रिड्यूस होकर के और एक फैट जो है इसका रिप्लेसमेंट कर देगी, मतलब इसकी जगह पे थाइमस जो ग्लैंड है उसकी जगह पे क्या बचेगी, लास्ट में फैट बचेगी, ठीक है। और क्या हो जाएगी, एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब क्या होता है, देखो एट्रोपी का मतलब होता है उसकी साइज जो हो एकदम से रिड्यूस हो चुकी है, उसके अंदर कोई भी वृद्धि यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से उसका ह्रास हो रहा है, यानी मतलब जो साइज है वो एकदम डिक्रीज हो रही है, लास्ट में जाकर के वो फैट से रिप्लेस हो रही है, ठीक है। फिर देखो द थाइमस इज ए फ्लैटेंड, एक मिनट, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, मतलब क्या होती है,
जो थाइमस है वो क्या है, बाई लोब, दो लोब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और फ्लैट जो है स्ट्रक्चर है। फिर इसकी सिचुएशन देखो कहाँ होती है, इट इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम ऑफ द थोरेक्स एक्सटेंडिंग अबाउ इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। मतलब ये कहाँ पे सिचुएशन बताइए इसकी, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम और एंटीरियर मीडियास्टाइनम में, ठीक है। मीडियास्टाइनम जो अपना स्पेस होता है थोरेक्स के अंदर, वहां पे है ना, और एक्सटेंडिंग अबाउट अबाउ इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, मतलब ये ऊपर की तरफ किसके, लोअर पार्ट ऑफ द नेक के अंदर क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, ठीक है। फिर देखो इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसके अंदर अपन बताते हैं वीनस ड्रेनेज। वो क्या होता है, लेफ्ट ब्रोकियोसेफेलिक वेन और इंटरनल थोरेसिक वेन और इंफीरियर थायराइड वेन, यहाँ पे इसकी वीनस ड्रेनेज आती है, ठीक है। देखो ये इंटरनल थोरेसिक जो आर्टरी है ना, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, वो अपनी सबक्लेवियन की तो ब्रांच पढ़ी थी अपन ने, सबक्लेवियन की होती है ना, बताओ। हम्म, याद आ रहा है तुम्हें कुछ, ये सबक्लेवियन की ही branch है ना, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, फ्रेनिक नर्व और सर्वाइकल। अब देखो इसमें फ्रेनिक नर्व भी आ रही है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे मीडियास्टाइनम की, और तो मीडियास्टाइनम मतलब वहां पे एक तरीके से डायाफ्राम उसके नीचे प्रेजेंट है, तो डायाफ्राम के लिए क्या आती है, फ्रेनिक नर्व, तो इसके लिए भी फ्रेनिक नर्व आ जाएगी। और सर्वाइकल नर्व तो ऊपर से आ ही रही थी, क्योंकि ये लोअर पार्ट ऑफ द नेक से क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे दो नर्व सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड की, लास्ट अपनी ग्लैंड आती है सुप्रारीनल ग्लैंड। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका, मतलब ऐसे मानो तुम पक्का ही आता है, हर साल मान लो, हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के एक साल तक जरूर ही आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थाइमस का नहीं है यार, थाइमस ग्लैंड का डायग्राम एक्चुअली मेरे को मिला नहीं, बुक में दे नहीं रखा है। अगर होगा देखो ना, मैं नेट से सर्च करके आपको और ग्रुप में जो है सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसका अच्छा सा डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम, ठीक है, वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी। फिर देखो नेक्स्ट इसमें आया अपने पास सुप्रारीनल ग्लैंड। ये क्या होता है, देखो दीज आर टू इन नंबर, दो होते हैं, राइट और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। इसकी शेप देखो, अब शेप देखो इसमें कैसी होती है, राइट जो सुप्रारीनल ग्लैंड है ना उसकी क्या होती है, पिरामिडल होती है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो लेफ्ट है उसकी कैसी होती है, सेमिल्यूनर, सेमिल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार इसकी आकृति होती है, ठीक है। फिर देखो सिचुएशन कहाँ पे होती है, ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ओवर द अपर पोल ऑफ द किडनीज बिहाइंड द पेरिटोनियम। मतलब कहाँ पे है ये, अपन ने देखो जब किडनी के अंदर बात करी थी तो उसमें क्या आया था, जिसका अपर जो क्या था, पोल, किडनी का अपर पोल, उसके ऊपर क्या होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, और कहाँ पे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ी थी कि किडनी जो है वो क्या है, रिट्रोपेरिटोनियम है, तो ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड होगी वो भी क्या होगी, रिट्रोपेरिटोनियल ही होगी, है ना। फिर देखो नेक्स्ट, ईच ग्लैंड लाइज इन द एपिगेस्ट्रियम, कौन से रीजन में होती है, ये एपिगेस्ट्रियम रीजन में होती है, ठीक है। ऑपोजिट द वर्टिब्रल एंड ऑफ द 11th इंटरकोस्टल स्पेस एंड 12th रिब, किसकी ऑपोजिट होती है, एक तो अपनी इंटर जो 11th इंटरकोस्टल स्पेस है और 12th रिब है, ठीक है, उसके वर्टिब्रल एंड पे, एंड के अपोजिट साइड में, है ना, एंड की अपोजिट साइड में। देखो यहाँ पे जैसे अपने 12th रिब आती है नीचे की साइड में, आगे की तरफ की बात कर रहे हैं अपन, रिब तो आगे ही होगी ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 11th इंटरकोस्टल स्पेस है, और इसके पीछे की साइड में क्या है, यहाँ पे अपन वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं, उन्हीं के मतलब वर्टिब्रा के दोनों ओर क्या है, यहाँ पे अपनी किडनीज है, और किडनी के ऊपर क्या आती है, यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड, तो इससे ये कोरिलेशन बताया, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट्स दे आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, मतलब जो इसके पार्ट होते हैं वो दो पार्ट मतलब बने हुए होते हैं, कौन कौन से, एक तो एन आउटर पार्ट जिसको क्या अपन क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स, ठीक है, और एक क्या होता है इनर पार्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला। अब देखो जो कोर्टेक्स होगा वो क्या होगा, मेसोडर्मल ओरिजिन का होगा, है ना, मेसोडर्म से बनेगा, अपन को पता है कोर्टेक्स वाला जो रीजन है वो जनरली मेसोडर्म से ही बनता है, और जो मेडुला होता है वो एंडोडर्म से बनता है, ठीक है। फिर देखो आउटर पार्ट है वो क्या करेगा, सीक्रेट ए नंबर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन,
बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन का क्या करेगा, ये सिक्रेशन करेगा। और जो अपना मेडुला वाला पार्ट है वो क्या करेगा, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। ये भी दोनों क्या हार्मोन है, ठीक है। फिर देखो, राइट सुप्राजिनल ग्लैंड स्मॉलर इन साइज एंड पिरामिडल इन शेप। अपने शेप तो पढ़ ली थी, कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। लेकिन जो इसकी साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी, यानी छोटी होगी, ठीक है। इट हैज एपेक्स, बेस एंड सरफेस। एपेक्स होता है इसका, एक बेस होता है, सरफेस क्या होती है, दो होती है। कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बॉर्डर होते हैं तीन, कौन कौन से, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये कैसी होगी, पिरामिडल इन शेप, है ना। अब देखो लेफ्ट जो है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड लार्जर इन साइज, क्या होगी, लार्जर होगी, सेमील्यूनर होगी शेप के अंदर, है ना। और क्या होंगे, दो एंड्स होंगे इसके अंदर, जैसे सेमील्यूनर अपन ऐसे ही बताते हैं ना, ठीक है। इसके अंदर दो एंड होंगे, एक तो अपर एंड होगा, एक लोअर एंड होगा, ठीक है। और क्या होगा, टू बॉर्डर्स होंगे, मीडियल और लेटरल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स, और जो लेटरल बॉर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्केव, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसमें दो सरफेस बताती है, कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर सरफेस। और इसकी ब्लड सप्लाई की अपन बात करें तो इसमें ब्लड सप्लाई क्या आती है, सुपीरियर सुप्राजिनल आर्टरी और मिडिल सुप्राजिनल आर्टरी और इंफीरियर सुप्राजिनल आर्टरी। अब देखो जो सुपीरियर सुप्राजिनल आर्टरी है ना, वो किसकी ब्रांच है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की। इतना ज्यादा याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं, छोड़ो इसको। हाँ देखो, ये जो मिडल सुप्राजिनल आर्टरी है ना, वो कहाँ पे पड़ी थी अपन ने, बताओ किसकी ब्रांच थी, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म, देख के ही बता दो। हाँ, एब्डोमिनल अरोटा की थी ना, मिडल सुप्रारिनल आर्टरी, ठीक है। और जो इंफीरियर सुप्रारिनल है वो रीनल आर्टरी की ही ब्रांच होती है। रीनल आर्टरी भी अपन ने कहाँ पे पढ़ी थी, एब्डोमिनल अरोटा की ही ब्रांच पढ़ी थी, ठीक है। और इसकी वीनर ड्रेनेज में क्या आता है, और